अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आपको सिटी 41 की पूरी टीम और आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि ईद आपकी बहुत अच्छी गुजर रही होगी, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, हल्का अहबाब में। ख़ास तौर पर ईद का मौका होता है कि भुला दीजिए सारे शिकवे गिले, भुला दीजिए सारी लड़ाइयाँ, भुला दीजिए सारे झगड़े, गले मिलिए और ईद को मज़ीद जो है वो खुशगवार बना लीजिए। ख़ास तौर पर ईद उल फितर के हवाले से बात करें तो माह रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं और रोज़े रखने के बाद जब अल्लाह ताला की तरफ से ईद का तोहफ़ा मिलता है तो मुसलमानों का जज्बा जो होता है वो दीदनी होता है। ख़ास तौर पर जो अपने से कमतर लोग हैं, ख़ास ज़कात निकालते वक्त, फितराना निकालते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हकदार लोगों तक उनका हक़ पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपकी ईद गुजर होगी। हमारी ईद की खसूसी नशरियात, खसूसी ट्रांसमिशन में हमारे शहर के मसरूफ़ होने के बावजूद सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात जो हैं वो हमारे ईद ट्रांसमिशन का हिस्सा बनती हैं और आज भी हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ आपको करवाऊंगा, उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरती है। बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू होगी। तो बाकायदा शुरुआत करते हैं ट्रांसमिशन की। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवाया। तो हमारे साथ इफ्तिखार खान साहब मौजूद हैं जो कि CEO एजुकेशन है फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। इनके साथ साथ जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। खैरत फातिमा मौजूद हैं हमारे साथ जो कि उनकी बेटी हैं। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा खान साहब ये बताइएगा कैसी ईद गुजरती है? माशाल्लाह मसरूफियत, घर पे ज़्यादा रहते हैं, दोस्तों में, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सोशल सर्कल भी है, सोशल सर्कल में ज़्यादा ईद गुजरती है या घर में? देखें जी, ईद तो अपनों के साथ ही होती है। हाँ बिल्कुल। और मैं चूँकि देहात का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मैं परमानेंट रिजाइड तो कर गया हूँ लेकिन मेरी रूट्स गांव में है। राइट। और वहाँ मेरी वालदा है, मेरी जन्नत है। और हम पूरी अपना जो फैमिली है, 4 भाई हैं, 2-3 बहनें, सारे अपनी वालदा के साथ इकट्ठे होते हैं, तो उन्हीं के साथ ही। ये बड़ी खूबसूरती है ईद की कि एक जगह पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े भाई का घर होता है, वालिद का घर होता है, वालदा का घर होता है, कोई एक घर ऐसा होता है जिसमें सबने एक जगह इकट्ठे होना होता है बिना किसी तफरके के कि आप ये सोचें कि जी मेरे घर आओ, मैंने नहीं आपके घर जाना। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि एक घर डिसाइड हो जाता है और हर ईद जो है उनके घर पर जाके होती है। और फिर ताहयात हम रहें या ना रहें, हमारे बाद भी हमारे बच्चे, हमारी फैमिली इसी तरीके से मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल में ये ईद की खुशियाँ हैं कि जो आप जाके फैमिली के साथ बांटते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ऐसा ही है जी, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे नज़दीक ईद बहुत खुशियों वाली होती है, लेकिन असल खुशी, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, मेरे नज़दीक वही है कि आपने उशर अपनी ज़कात जो है फितराना दे दिया, गरीबों को अपने साथ शामिल कर लिया। और मेरे नज़दीक ईद का जो खुसूसी तौर पे ये छोटी वाली ईद जो है, इसके 2 इवेंट्स हमारे होते हैं। एक तो ये कि चूँकि मेरे वाले साहब फौत हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु की हदीस है कि अगर आप अपने वालिदैन को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो उनके जो एज फेलोज़ हैं उनके साथ आप एसोसिएट हों। तो हम ये मैं खुसूसी तौर पे और मेरे भाई अपना जो है वो कोशिश करते हैं कि जब ईद पढ़ के निकले तो मस्जिद में जो सबसे एजड आदमी निकलता है उसको हम ऑफ़र करते हैं कि हमारे साथ चले। उसको फिर हम घर लेके आते हैं, घर ला के वो जो मीठा पका होता है वो उसको ऑफ़र करते हैं। और ना सिर्फ ऑफ़र करते हैं बल्कि बताते हैं कि भाई आप मेरे बाप की एज के हैं, ये खाना मेरे बाप वाला है जो आपको दे रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत रिवायत है और मैं इस रिवायत को कायम रखूँगा क्योंकि मेरे भी वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और वो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन हम भी उनकी यादों को इसी तरीके से ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला तमाम जितने भी लोग देखने वाले हैं, जो ख़ास तौर पर हमारे व्यूअर्स हैं, जिनके वालिद हयात हैं, उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला लंबी करे, दराज करे, और जिनके वालिद साहब जो हैं या वालिदैन में से कोई भी एक जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर चुके हैं, उनकी रूह के साले सवाब के लिए इसी तरीके से उनकी लेगेसी को ज़िंदा रखना है। तो हमारे साथ करना चाहूँगा, वो ज़ाहिरन एक प्लेट होती है लेकिन उसके ऊपर जो खुशी रिवार्ड में मिलती है वो नाकाबिले बयान है। बिल्कुल ऐसे उसका निवल बदल भी कोई नहीं है। खैरत हमारे साथ मौजूद है। खैरत, आपकी ईद कैसी गुजरती है? ख़ास तौर पर बच्चों की ईद जो होती है ना वो काफ़ी मसरूफ़ गुजरती है और बड़ी अच्छी गुजरती है। और क्यों गुजरती है मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आप बताएं कि बस अपने जो कज़न्स होते हैं, क्योंकि जो हम अपनी दादी अम्मा के घर ईद गुजारते हैं तो वहाँ पर चाचू के बच्चे और फूफो के बच्चे आए होते हैं, तो मेरी ईद उनके साथ ही गुजरती है और काफ़ी अच्छा फील होता है कि ईद इतनी देर बाद आती है और फिर जब हम सारे एक ही घर में इकट्ठे होते हैं, बातें करने का, एक साथ मिलने का काफ़ी मज़ा आता है। तो बेटा ये बताओ कि आप
ईदी जो है अब्बा से खुद ही मांगते हो या खुद ही मिल जाती है? खुद ही मिल जाती है। खुद ही मिल जाती है। और सेटिस्फाई हो जाते हो या कभी कहा ये तो कम है, ये तो ज़्यादा महंगाई हो गई है? नहीं, सेटिस्फाई अब हो जाते हैं, जितनी अब उन्होंने दी है तो हम खुशी खुशी रख लेते अच्छा, मैं करेक्ट कर जी, जी, रहा जी, हूँ, ईदी मैं नहीं देता। अच्छा, ईदी मेरी जो मिसेज होती हैं वो देती उनकी जिम्मेदारी होती है। उनकी तो जिम्मेदारी बच्चे ये तो नहीं कहते आप जाके कि आप उन्होंने अलग दिया आप अलग दें, ऐसा तो नहीं होता? कभी कभार हो जाता है कि तो जब हमें कोई चीज लेनी हो या इस तरह, लेकिन वैसे इतना नहीं होता। हम जब मामा आपको से ईदी ले मिलती है आप वो आपको पता होता है कि आप दोनों की इन दोनों की जी, तरफ से? दोनों की तरफ से। अच्छा, हमें तो पहले आप ये पता। बताओ कि ईदी को आप खर्च किधर करते हो? चले आपका आज मैं बजट सुनता हूँ। मैं ईदी को, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, जी। मैं ईदी अपनी खर्च नहीं करती, मतलब मैं अपने पास जमा कर लेती हूँ। और इस वक्त मेरी पुरानी ईद, जब से मतलब मैं छोटी सी थी तब से मुझे जितनी ईदी मिली है मैंने वो सारी जमा ही की है। और मेरे my पास अब God. पैसे पड़े हुए हैं, वो मैं बस खर्च नहीं करती, पड़े हुए हैं ऐसे ही। जबरदस्त, ये एक बड़ा अच्छा पैगाम है। कोई बच्चों ने ईदी जमा करने के बाद जब बड़े हो जाए फिर कोई बड़ी चीज़ खरीदनी हो तो ईदी जमा कर लीजिए अपने वालिदैन से, जमा कर करके खैरत की तरह। तो मैं पूछना चाहूँगा अप्रॉक्सीमेटली कितनी ईदी इकट्ठी हो गई, कभी गिनी है आपने? जी, मेरे पास 80,000 जमा हो गए। 80,000 जमा कर लिया खैरत ने। और ये देखे कितना माशाल्लाह, जब से वो ईदी इकट्ठी कर रही है। आपने 1 रुपया भी आपका कभी दिल नहीं किया साल के दरमियान में जाके यार चलो नहीं। इसमें से कुछ पैसे खर्च लूं? मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं मामा या बाबा से ले लेती हूँ, तो बाकी फिर मैं अपनी ईदी बस मेरे पास ही रहती है। वाह जबरदस्त। ये ईदी पास होने का जो एहसास है ना बच्चों का, इतना खूबसूरत है। आई एम टेलिंग यू, जब मैं बच्चा था ईदी पास जेब में होने का एहसास, खर्च करने का नहीं, जेब में ईदी मेरे पड़ी है, इसका एहसास इतना खूबसूरत होता है। तो आप खान साहब इसमें ऐड करेंगे कि बच्चे माशाल्लाह जेब में पैसे पड़े हुए, कड़क कड़क नोट पड़े हुए हैं, बस ये नोट जो पड़े हुए ना उसकी फीलिंग्स है, जो बाहर जा रहे हैं जो पता है मेरी जेब में पैसे, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं ये भी खरीद सकता हूँ। आपकी फीलिंग्स को अपना आगे बढ़ाते हुए, जब ये बच्चे छोटे थे ना तो मैं नए नोट लेके जाता था, वो ऐसे ऐसे करके उसमें से आवाज निकालनी, आवाज निकाल के फिर कहना कि देखो ये 10 वाला लेना जो आवाज निकाल रहा है, ये 50 वाला लेना जो आवाज नहीं निकाल रहा। तो बच्चे 10 वाले को प्रेफर करते थे कि इसमें से आवाज तो निकल हमारा काम भी हो जाता था, वो भी खुश हो जाते थे। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कि जी आप 10 वाले नोट को मिलाएं और उसको कहें इसमें आवाज़ ज़्यादा है और 100 वाले नोट में आवाज़ कम है। लेकिन अभी महंगाई इतनी है कि पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी ऐसा है कि बच्चे जो है वो 1000 से कम तो बात ही नहीं है, अब तो चेंज हो गया। हाँ, अब तो माशाल्लाह बच्चों को ज़्यादा जितनी ईदी दे दो वो भी उनको कम लग रही होती है और वो सबको कह रहे होते हैं कि मुझे आपसे इतनी मिली, आपसे अलग चाहिए मुझे। अब वो माँ बाप की ईदी जो है ना इकट्ठी कंबाइन, ये तमाम चाचू से लेती हैं, फिर वो फूफो जो आई होती हैं उनसे लेती हैं, फिर वालदा से अपना जाहिर है, और सबकी ईदी जमा होती है। सबकी ईदी जमा माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी इनकी सबको देती है, वो अलग से देती है अलग से। माशाल्लाह, ये एक ईद की खूबसूरती है। मैं समझता हूँ कि बच्चों का अपने बड़ों के पास आना और ईदी मांगना कि चाचू या खाला या जो आपके बड़े हैं उनको आप ईदी मांगते हैं, तो ये ईद की खूबसूरती है। तो ये माशाल्लाह ये रिवायत कायम रहनी चाहिए। गुज़िश्ता अगर पिछले 2 डेकेड्स की बात करें खान साहब तो बहुत कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ, हमने देखा कि 4th जनरेशन आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से इतना कुछ बदल गया। चीज़ें जो आज से 20 साल पहले थी ना सिर्फ वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो यहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस माशरे में। लेकिन एक चीज़ है जिसने हमें जोड़े रखा हुआ है, वो है माह रमज़ान और हमारी ईद के जो हमारे जो मजहबी जो हमारे इवेंट्स हैं, इन्होंने हमें जोड़े रखा हुआ आपस में। हमारी नाराज़गी भी हो हम फिर भी जाके ईद मिलते हैं किसी के साथ, तो ये एक बड़ा खूबसूरत मेरे ख्याल में मौका होता है कि एक दूसरे के साथ नाराज़गी और तलखी जो आपने बुग़्ज़ रखा हो किसी के बारे में, वो भी ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको लगता है ऐसा कि ये मतलब कि हम ना भी चाहें तो मतलब किसी को मिलना नहीं चाह रहे होते, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलना पड़ता है और हम मिलते हैं, मस्जिद के अंदर मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, उनके घर जाना पड़ता है। तो ये एक मेरे ख्याल में ईद की खूबसूरती है। देखें, ईद की खूबसूरती हमारे लिए और भी बढ़ जाती है। मेरे जैसे आदमी जो शहर आके बस गया है, गांव से तकरीबन कटा तो नहीं है लेकिन कटो जैसा ही है, और फिर ईद के त्योहारों पे तो ऑलमोस्ट सारे ही इकट्ठे मिल जाते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बच्चे भी, तमाम को ये किसका बेटा है जो छोटे हैं, और बड़ों को फिर हम खुद अपना आगे बढ़ के सलाम करते हैं, तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि छोटे हमें सलाम कर रहे हैं, हम बड़ों को अपना अकीदत से सलाम करते हैं, और वो जो आपसी का रिश्ता है वो जुड़ जाता है दोबारा से अपना। वो गांव की बात कर रहे हैं आप, गांव बचपन की कोई ईद है, उसके हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा, आप सोच लें। ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो खान साहब की जो बचपन की कोई ईद जो उनकी याददाश्त का हिस्सा बन गई हो, उनके हाफजे का हिस्सा बन गई हो, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा।
छोटी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा फिर आपको आपका होस्ट शराज भट्ट खुशामदीद कहता है। और मैं इस वक्त अपने किचन में मौजूद हूँ और किचन में हमारे साथ शेफ़ जहाज़ेब भी मौजूद हैं। तो आज हमने सोचा कि ईद की मुनासबत से, मीठी ईद की मुनासबत से कुछ ना कुछ मीठा पका लिया जाए। तो मीठी ईद हो और कुछ मीठा दस्तरखान पे मौजूद ना हो, ये कैसे मुमकिन है? दिन ही नहीं गुजरता अगर कुछ मीठा खाने को ना मिले। तो ख़ास तौर पे जो रोज़ेदार होते हैं, उन्होंने रोज़े रखे होते हैं, 29 या 30 रोज़े रखे होते हैं, उसके बाद जब एक ब्लेसिंग्स होती हैं वो यही होती हैं कि पकवान बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो तीनों दिन बनाए जाते हैं। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शेफ़ जहाज़ेब भी मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं, पहले पूछ लेते हैं कि उन्होंने आज क्या बनाना है। जहाज़ेब, आपको सबसे पहले तो ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे नाज़रीन जो हमें घर में देख रहे हैं उनको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया ना, रमज़ान पूरा रोज़े रखे और अल्लाह ताला ने इनाम में हमें ईद दी। बिल्कुल, ये छोटी ईद दी और ये छोटी ईद, इसकी बड़ी खुशियाँ हैं जो कि हम मिल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो डिश हम तैयार करने जा रहे हैं वो एक सरप्राइज़ है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हमारे इस ईद के जो किचन सेगमेंट को ताबुन हासिल है, और ख़ास तौर पर बात करें गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फ्री है और इसके साथ साथ विटामिन्स ए और डी से भरपूर है। अगर गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए तो इसमें सोयाबीन और कनोला के मुनफरिद मरकब से इसको तैयार किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतरीन रहे और आप सेहतमंद रहें। गोल्डन कुकिंग ऑयल में किसी भी किस्म का एडिड एसेंस इस्तेमाल नहीं होता है। यही वजह है कि गोल्डन कुकिंग ऑयल का इंतखाब हम भी करते हैं पूरा रमज़ान, और माशाल्लाह आज ईद पे भी हम गोल्डन कुकिंग ऑयल में ही खाने अपने पकवान जो है वो तैयार करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, गोल्डन कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन्स ए और डी से भरपूर है, रखे आपको सेहतमंद और बनाए आपका हर लम्हा गोल्डन। इसके साथ साथ आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये तो एक सरप्राइज ही रहेगा, तो आपको बताएंगे ये बाद में भी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे किचन में हमारी छोटी ईद की बड़ी खुशियों के इस किचन सेगमेंट को ख़ास तौर पर ताबन हासिल है करशी का। करशी के जामे शीरी के हवाले से बात करें तो करशी का जामे शीरी जो कि खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई पानी की एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं होती। खालिस अरकियात होते हैं संदल और गुलाब के, जिसके बाद ये आप तक पहुंचाया जाता है। करशी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया है आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने, आपके खुलूस ने, और इसी खुलूस और खालिस फ़ीसद अरकियात के साथ इसको तैयार किया जाता है। और इस वक्त जैसे पहले बताया मैंने कि नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। और ईद हो, माह रमज़ान हो या ईद से हट कर कोई त्यौहार हो, तो करशी जो है वो दस्तरखान का हिस्सा ज़रूर होता है। इसके बगैर तो मानो जैसे दस्तरखान ही मुकम्मल नहीं होता। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी जो सब पीते हैं। इसके साथ साथ इलायचीन के हवाले से बात करें तो इलायचीन भी खालिस इलायची के अरकियात से इसको तैयार किया जाता है और फिर आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और तवाना रहें। इसमें भी पानी का एक कतरा या कोई एडिड फ्लेवर इस्तेमाल नहीं होता, ओरिजिनल अरकियात से इसको तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ बात करें हम पकवान के हवाले से, खाने के हवाले से, और जितने भी हमने माह रमज़ान में पकवान तैयार किए वो हमने पकवान तैयार किए हैं सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए। हमारे किचन के अंदर जितने भी कुजीन्स, जितने भी खाने, जितने भी पकवान बनाए जाते हैं, सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट का चिकन इस्तेमाल किया जाता है। बात करें सोब्रोसो के हवाले से तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि अपने ईद के दस्तरखान के ऊपर नित नए और मुनफरिद खाने पसंद करते हैं, तो सोब्रोसो आपका इंतखाब होना चाहिए। सोब्रोसो का चिकन टॉपिंग्स और चिकन ब्रेस्ट फिले जो है, दैट इज़ द बेस्ट रेसिपी पार्टनर फॉर यू एज लॉन्ग एज द कुकिंग ऑफ द चिकन इज़ कंसर्न। और ख़ास तौर पर बात करें सोब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट के हवाले से तो ना सिर्फ समोसे, चिकन नगेट्स, चिकन कचौरी और इसके अलावा ब्रेस्ट फिले और कढ़ाई कट, कोरमा कट, बिरयानी कट और इसके साथ साथ होल चिकन भी मौजूद है जो कि आपका बेस्ट रेसिपी पार्टनर है। बेस्ट रेसिपी पार्टनर होने का मतलब ये है कि आपने इसको सिर्फ लेकर आना है अपने किचन के अंदर, पैकेट को खोलना है, हंडिया में डालना है और उसके बाद आपने खाना तैयार कर लेना है। आपको चिकन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, चर्बी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ तो ख़ास तौर पर बात करें सोब्रोसो के हवाले से तो हाइजीन का वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से
खुद ख्याल रखा जाता है सुब्रोसो की जानिब से। तो अब चलते हैं, हमारे साथ शेफ जाज़िम मौजूद है। वंस अगेन आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब मुझे बताइएगा आज हम ईद की मुनासबत से क्या बनाने जा रहे हैं? सर आपने कहा कि छोटी ईद बड़ी खुशी है, ठीक है, तो मीठा हर घर में बनता है। जी जी। ईद की नमाज़ पढ़ने जाने के लिए हमें मीठा खा के जाना पड़ता है और बाद में वापस आते हैं, फिर फैमिली गेट टुगेदर होता है, बच्चों को ईद वगैरह देनी होती है, तो मीठा ही बनता है। तो आज हम जो पहली डिश बनाने जा रहे हैं वो है रसमलाई। रसमलाई तैयार करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि मीठे के बगैर दस्तरख्वान ही ईद का मुकम्मल नहीं होता। तो ये बताइएगा कि रसमलाई बनाई कैसी जाएगी? रसमलाई बनाई कड़शी जाम शीरी का इलायची यूज़ करते हुए बनाऊंगा, क्योंकि पूरा रमज़ान इन्होंने हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छे ड्रिंक्स हमने बनाए। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार होंगे, अच्छा मैं सबसे पहले तो जो है कड़शी का इलायची यूज़ करूँगा, इलायची पाउडर या इलायची की जगह पे, और साथ में चीनी की क्वांटिटी भी थोड़ी कम रखूँगा, ठीक है, ताकि इलायची यूज़ करते हुए हम रसमलाई का एक्चुअल फ्लेवर जो है वो ले सकें। ठीक है। सबसे पहले शराब हमने इस तरह से करना है कि हमने 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर है वो डालना है प्याले में, साथ में 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और डालेंगे, और थोड़ा सा गोल्डन कुकिंग ऑयल डाल के डो बना लेंगे। ठीक है। डो बनाने के बाद हमारे पास ये 2 लीटर दूध है, इसको मैं गर्म करूंगा। जैसे दूध में बॉयल आएगा तो 4 टेबलस्पून इसके अंदर कड़शी का इलायची डालूंगा और साथ में आधा कप चीनी डालूंगा। चीनी जो है वो दूध के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, बॉयल आ जाएगा तो देन वो जो गोलियां बनाई होंगी मैंने डो की वो इसके अंदर डालूंगा और पतीली को किनारों से पकड़ते हुए तो करीब 10 से 15 मिनट उसे कुक करना है। अच्छा, रसमलाई के अंदर ये होता है कि गुठली बन जाती है, ठीक है। तो हमारे नाज़रीन को चाहिए कि अगर उसको आपने चेक करना है तो माचिस की तीली के साथ, टूथपिक के साथ चेक कर लीजिएगा सख्त तो नहीं है, सख्त तो नहीं है, और उसके बाद अगर सख्त हो तो थोड़ा देर और कुक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे बादाम के साथ टॉपिंग करके। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं और मैं खिरत फातिमा से पूछना चाहूँगा कि बेटा आपने कुकिंग स्टार्ट की है, अभी कुछ बनाना आता है आपको कि अभी नहीं? अभी सिर्फ खाना आता है? अभी तो अच्छा, सिर्फ खाना ही आता है, बाकी ऑमलेट या अच्छा अंडा वगैरह बना लेते हो, चाय बना लेते हो? चाय भी बना लेते हो, अंडा बना लेते हो। चलें खान साहब, कभी लाइफ में चूंकि आप गाँव से आपका ताल्लुक है तो कभी कुकिंग करने का इत्तेफाक हुआ, कभी कुछ बनाना पड़ा आपको? अल्लाह का एहसान है जी, मुझे बनाने की नौबत नहीं आई, अलबत्ता मैं गोश्त बहुत अच्छा बना लेता हूँ। गोश्त बहुत अच्छा बना लेते हैं। कभी एक ओकेजन आपको याद हो जब आपने गोश्त तैयार किया हो? जी, कब हम 2 लोग थे, एक दफ़ा फंस गए। अच्छा। मैं और मेरे कज़न थे घर में और कोई था नहीं। अच्छा। तो फिर हमने अपना गोश्त बनाया, मेरा ख्याल आज तक मुझे याद है। ओहो, वो ऐसा शायद किसी और ने हमें बना के नहीं दिया। जबरदस्त। फिर तो आपको ज़हन में आया होगा कि मेरे से अच्छा तो कुक ही कोई नहीं है। नहीं, मैं तो रैवी खाने खाता रहा हूँ मेरी ज़िंदगी। बड़ा ज़बरदस्त। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ईद उल फितर का मौका है और छोटी ईद, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। तो मैं चलता हूँ अपने गेस्ट के साथ मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार खान साहब जो कि CEO एजुकेशन है, उनके साथ साथ उनकी बेटी भी मौजूद है। गुफ्तगू चल रही है ईद की मुनासबत से, तो ईद की बात हो तो ईद जो बचपन की ईद है उसके हवाले से गुफ्तगू ना हो तो ये भी जो है वो ज़्यादती हो गई। तो मैं खान साहब से पूछना चाहूँगा कि बचपन की कोई ऐसी ईद जो कि आपके हाफजे का हिस्सा बन रही हो? देखिए, ईद तो जो भी हो वो ज़ाहिर है रिमेम्बरेबल होती है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि जो ईद मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो MSc की ईद है। अच्छा। जब पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारी वापसी हुई और बस हमें कोई उठाने के लिए तैयार नहीं थी, हम कहते कि जी हमने शाहकोट जाना है लाहौर से बैठ के, सही। तो कहते पीछे हट देने। अच्छा। कोई ज़रूरत नहीं आती हमें, हमने तो वो जंग वाले बिठाने हैं, हमने वो क्लूर कोट लिया पत्थर वाले बिठाने हैं। अच्छा। फैसलाबाद भी वो नहीं बिठा रहे थे। तो बिलाखिर किस्मत ने हमारी यावरी की और हम बस की छत के ऊपर जो आगे जहाँ या अल्लाह लिखा होता है वहाँ पे आगे वाली जगह पे बैठे। मेरा भाई मेरे से छोटा भी साथ ही था। तो हम फिर अपना शाहकोट बड़ी मुश्किल से पहुँचे, मुझे वो आज भी याद है। और फिर हमारा जो लोकल रूट था शाहकोट से सांगला हिल ट्रैक, वो हम 7वें किलोमीटर पे हैं शाहकोट से। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं जी आपके लिए जगह नहीं है। तो वो 10 किलोमीटर का जो कमोबेश फासला था, फिर वो हम भाइयों में सबसे बड़े नंबर पे बैठ के हमने तय किया। भाइयों में सबसे बड़े आप? नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं नीचे वाले नंबर से दूसरे नंबर पे हूँ, ऊपर से तीसरे नंबर पे। अच्छा, ऊपर से तीसरे, मिडिल में आप, यानी you're falling in middle somewhere। बस चौथे हम टोटल अल्लाह का एहसान है 4 भाई हैं, मैं तीसरे नंबर। How did you find this profession so far? इस प्रोफेशन में आना, आपका एजुकेशन के प्रोफेशन में आना आपका पैशन था या एक्सीडेंटली आ गए? नहीं, देखें अपना एक तो जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, वहाँ पे ये वाले एक्सपोजर्स थे ही नहीं कि जी आप CSS कर सकते हैं या आप PCS कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उस वक़्त ये एक्सपोजर्स नहीं थे। उस वक़्त तो मेनली यही था कि आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। और
फिर मेरी फैमिली के अंदर मेरे मामू थे जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उनको हम भी आइडलाइज़ करते थे उस वक़्त भी, आज भी आइडलाइज़ करते। और यही था कि जी चूँकि इनका बड़ा नाम है, इनकी फैमिली के अंदर बड़ी इज्जत है, और वो थे भी अकलौते ही एजुकेशन में। तो वहाँ से एक अपना लाइट जो थी वो हमें मिलती थी कि जी अगर एजुकेशन में चले जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा देखा कि हमारी फैमिली के अंदर डीआईजी पुलिस भी थे, तो जब गाड़ी में बैठने का वक़्त आता तो वो कहते, मामू को कहते कि प्रोफेसर साहब आप बैठे। तो मैंने कहा देखे ये डीआईजी अगर मामू को कह रहा कि आप बैठे तो इसका मतलब ये कि ये प्रोफेशन बेहतर है। हमारे गेस्ट के साथ हमारी मज़ीद गुफ्तगू भी इसी तरह से मज़ेदार गुफ्तगू होगी और मज़े मज़े की बातें होंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको एक दफ़ा फिर मुबारक हो। किचन में मौजूद हैं और हमारी रस मलाई जो है वो तैयार हो चुकी है, और मैं हमारे शेफ़ जाज़िब हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ बीनिश भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप इतनी कहाँ चली गई थी? बीनिश ईद इकट्ठी करने चले गई। ईद इकट्ठी करने चली गई। कितनी ईद इकट्ठी हुई आपको? अभी बहुत सारी हो गई है। चले जितनी इकट्ठी करके लाई हैं मुझे दे इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं आप सबको इंशाल्लाह दावत पे बुलाने लगी हूँ। डन हो गया। मुझे लगा कि शायद वो हमें बांटनी है इन्होंने। ये ऑन एयर बात हो गई है, अब डन हो गई है। चलो, रस मलाई तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैमरामैन हसन जोहान एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं। दिखाइए ज़रा हसन, बड़ी ज़बरदस्त रस मलाई तैयार की गई है और करशी का इलायचीन इस्तेमाल करते हुए ये बड़ी मज़ेदार सी रस मलाई तैयार हुई है, जिसके ऊपर गार्निशिंग बादाम की गई है। और अगर आप घर पे इसको ट्राई करना चाहते हैं तो अभी ट्राई कीजिए और आपकी ईद ताकि मज़ीद मीठी हो सके। चलते हैं अपने गेस्ट के पास, और हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार खान साहब, खिरत फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इफ्तिखार साहब, ईद की मुनासबत से कोई एक पैगाम, कोई एक मैसेज जो कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए, फैसलाबाद के लोगों के लिए, मुखय्यर हजरात के लिए और साहिब इस्तिताअत लोगों के लिए। दो चीज़ें ज़ाती तौर पे इस ईद के हवाले से। एक तो ये कि वो कहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग ने किसी से पूछा जी कि अगर अल्लाह आपको कुछ चीज़ देता है या नहीं देता है तो आप क्या करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जी अगर अल्लाह दे देता है तो शुक्र करते हैं और नहीं देता तो सब्र करते हैं। तो बुज़ुर्ग ने आगे से कहा, जिसके पास वो पहले बुज़ुर्ग गए थे, आगे से फरमाया कि ये तो यहाँ के कुत्ते भी करते हैं, आप क्या करते हैं। तो फिर सवाली ने आगे से दोबारा सवाल किया कि हज़रत फिर आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर अल्लाह ना दे तो शुक्र करते हैं, ऑपोजिट, और दे तो बांट देते हैं, लुटा देते हैं। अल्लाह। तो मेरा यही पैगाम है कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है और आपकी जेब के अंदर, आपके रिज़्क़ के अंदर अगर किसी दूसरे का रिज़्क़ शामिल कर दिया है तो उसको बेहतर है कि आप खुद से दे दें और अपनी खुशी में उसको शरीक करके जाए। हमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि किसी न किसी अंदाज में अल्लाह ताला ने हमें कई लोगों से ऊपर रखा है और देने वाला हाथ रखा है। और जब अल्लाह ताला ने आपको इस कंडीशन में रखा हो और आपको साहिब इस्तिताअत बनाया हो और किसी ऐसी शख्सियत को आपकी ज़रूरत हो, यानी कि आप अपने जमा किए हुए माल में से या अपने माल में से या अपनी पोजेशंस में से उसका 2.5% दे भी देते हैं, तो मेरे ख्याल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके लिए जीने मरने का मामला हो तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगा या आप क्यों नहीं करेंगे। तो ये तो हमारे इंसानियत के तौर पे भी फ़र्ज़ है, लेकिन ईद की मुनासबत से तो बहुत ज़्यादा ये एक हमारी ड्यूटी है कि हमें निभानी चाहिए। और तो दूसरी बात ये कि इसी ईद की मुनासबत से कि हमें अपने शहर को साफ़ रखना है, हाँ, अपने मुल्क को साफ़ रखना है। बिल्कुल, इसी में हमारी सेहत है, इसी में हमारा अपना नाम है, इसी में हमारा काम। बिल्कुल, ये हमारा, क्योंकि शहर जो है ये हमारा घर है, इसकी हिफाजत भी करनी है, इसको साफ़ सुथरा भी रखना है, ये भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए इस चीज़ का। तो खिरत फातिमा हमारे साथ मौजूद है। खिरत, मुझे बताएगा एम्बिशंस क्या है, क्या बनना चाहते हो, क्या टारगेट्स हैं, माइंड में क्या है? मेरे माइंड में सबसे पहले तो ये है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, Very कि good. जो लोगों की मदद करे, जिसे लोगों को, जो अगर मैं किसी से मिलूँ तो उनको मुझसे मिलके खुशी हो, उनके दिल के अंदर ये हो कि जैसे अब कि मैंने, जैसे पापा ने बताया कि उनके एक मामू थे, तो वो कहते थे कि हमने भी इनकी तरह बनना है, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जाना है। तो मेरा ये है कि लोग अगर मुझे देखें तो मुझसे सीखें कि मैंने भी बड़े होकर इसका जैसा बनना है, कि मैंने इतना अच्छा इंसान बनूंगी कि लोग मुझसे सीखें। बेहतरीन और ख़ूबसूरत, ये कुछ और डॉक्टर, इंजीनियर या कोई प्रोफेशनल लाइफ को चुनने से पहले जो इतना खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, कि लोग मुझे
मेरी एग्जिस्टेंस से मुतासर हों, ना कि मेरी एग्जिस्टेंस से वो ये सोचे कि यार दोबारा ना आ जाए मिलने के लिए। तो ये जब मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स के लिए ये सोचा जाए तो उस शख्स की एग्जिस्टेंस का भी कोई फ़ायदा नहीं कि लोग आपकी एग्जिस्टेंस से परेशान हैं और वो आपके आने पर या आपके कमरे के अंदर दाखिल होने के ऊपर आप उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आ जाता है। तो वो जो है ना, वो वैसी पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए, कंफर्टेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप जहाँ जा रहे हैं आप हर सब लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, आप जिस जगह बैठे हैं, जिस महफिल में बैठे हैं, उस महफिल को जीत लेते हैं, उन लोगों के दिल जीत लेते हैं। तो ये कैपेसिटी मेरे ख्याल में लोगों के अंदर होनी चाहिए। और इतनी खूबसूरत बात उन्होंने की है, अल्लाह ताला आपको इसे, आप ऑलरेडी अच्छी हैं, आपको मजीद अल्लाह ताला अच्छा बनाए। इसके साथ प्रोफेशनल चूज़ करने का जो आपका प्रोफेशन है वो कौन सा चूज़ करना है? एजुकेशन की तरफ ही जाना है या कोई और चूज़ करना है? प्रोफेशन मेरा तो अब है कि मैं मतलब डॉक्टर बनना चाहती हूँ वैसे, लेकिन बाकी जो अल्लाह को मंजूर, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, और जो अल्लाह करेगा वो बेहतर होगा। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी MBBS की तरफ जाने की, डॉक्टर बनने की। That's a great target to achieve. I really wish that you will achieve your target. मैं मेरी दुआएं आपके साथ हैं और पापा मम्मा की सपोर्ट है। जी बिल्कुल। अच्छा, नहीं मतलब कुछ कई दफ़ा होता है ना, वालिदैन कहते हैं कि नहीं डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर बनना, या ये मेरा फेवरेट प्रोफेशन है, ये तुमने चूज़ करना है। ऐसा तो इंटरेस्टिंगली कुछ साल पहले तक ये कहती रही, अब इसने अपना चेंज कर लिया अच्छा उन्होंने चेंज कर लिया है थोड़ा सा ना, मैं करेक्ट कर दूं। पहले ये कहती थी, इसके वीडियोस मौजूद है, क्लिप मैं आपको सेंड भी कर दूंगा कि मैं डॉक्टर्स की टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब चेंज हो गया है, अब डॉक्टर। ये अभी ये सिर्फ डॉक्टर पे रह गई है, पहले ये डॉक्टर्स की प्रोफेसर बनना चाह रही थी। हाँ सही है। तो ये इसके बाद कुछ और चेंज तो नहीं करना? ऐसे ही चलता है, अब जैसे बंदा बड़ा होता जाता है, प्रोफेशन मूड चेंज होता रहता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, क्योंकि जैसे फिर दुनिया तरक्की करती है तो उस हिसाब से फिर ढालना नहीं, पड़ता है। ये चेंज नहीं हुआ, ये एक्चुअली इसने अपने एम्बिशंस को थोड़ा सा लगता है कि एक्चुअल कर लिया है कि जी पहले मैं डॉक्टर तो बन जाऊँ, फिर बाकी बाद में देखूँ। हाँ, प्रैग्मेटिकली अब सोचना शुरू कर दिया, ये आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली सोचना शुरू कर दिया। पहले जो है ना वो सिर्फ एक विश होती है, जो बचपन में बच्चा उड़ता हुआ जहाज देखता है कि तो मेरे पायलट बनना है वो वाला काम नहीं है। तो आपने अब जो है वो सीरियसली इसको सोचना शुरू कर दिया, इसको एज ए प्रोफेशनल लेना शुरू कर दिया। तो मैं आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आप जो अपना प्रोफेशन चूज़ करने जा रहे हो आप उसमें कामयाब हो। पेंटिंग बहुत अच्छा करती है। पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, मेरी बहन भी पेंटिंग बहुत अच्छा करती है, वो भी आपके जितनी है और बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, और उसने पूरा घर भरा हुआ है मेरे पेंटिंग। आपने भरा हुआ घर? जी। अपना रूम तो खास तौर पर भरा हुआ। इसके जो अखराजात है उसका मेजर चंक इसी पे जाता है। एग्जैक्टली ये जब बच्चे पेंटिंग करते हैं तो वो कैनवस और वो बोर्ड और पेंटिंग कलर्स और पता नहीं क्या क्या लेना होता है, और कुछ चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती, यहाँ पे लाहौर से लेके आनी पड़ती है। मैं तो ऑनलाइन मंगवाती हूँ क्योंकि फैसलाबाद से फिर मैं लेने ऑनलाइन ले लेती है, या इसके कजन्स जो बाहर हैं वो फिर वो अपना बाहर से भिजवा उसको देते हैं। भेजते हैं। तो दिल करता है स्केचिंग में भी आगे जाने का, स्केचिंग करने का? मैं अभी तो ट्राई कर रही हूँ, मतलब अभी तो हर मीडियम से मैं पेंट करके देखती हूँ, हर चीज़ ट्राई करती हूँ कि ताकि फिर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मुझे पता चले कि क्या कौन सा मीडियम मुझे यूज़ करना चाहिए बड़े होकर अच्छी तरह, जो मुझे आता हो। अच्छा, जो पेंटिंग करते हैं, ये जो आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, आप सेंसिटिव हो? इमोशनल अल्लाह ताला जब किसी शख्स से प्यार करता है ना, अपने बंदे से, अपने अब्द से प्यार करता है, तो उसके अंदर सेंसिटिविटी का आंसर डाल देता है, अंदर उसके अंदर एहसास पैदा करता है। तो जब जितने लोग हसास होते हैं ना, जितने एहसास करने वाले होते हैं, ये एक बुरी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और आप अल्लाह के करीब हो। जब आपके अंदर एहसास होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का भी एहसास करते हो, आप हसास भी होते हो लेकिन आप लोगों का भी एहसास बहुत अगर दिल ही मुर्दा हो गया तो पीछे क्या? हाँ, ये चीज़ जिंदा होनी चाहिए। जब आप अगर आप कैसे कहते हैं कि आप किसी भीड़ में जा रहे हो तो कंधा भी लग जाए तो आप उदास होकर बैठ जाते हो, पता नहीं शायद मुझे कोई डिलिबरेटली मार के गया है और पता नहीं मेरे आई एम द ओनली वन। तो ये सेंसिटिव होना दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, सेंसिटिव होना, लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अपनी थिंकिंग को ब्रॉड रखो, बड़ा सोचो। थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। यस, थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू लिव योर लाइफ। अच्छा, मैंने हरम पाक में एक बड़ा जो मैं अक्सर विजुलाइज करता हूँ और हमें ऐसा होना चाहिए, हरम पाक में मैंने देखा है, मैं अपनी वालदा को अपना साथ में व्हील चेयर के ऊपर करवा रहा था। अब मुझे वो सारे सीन याद आ रहे हैं कि व्हील चेयर मेरे से लग रही है, सॉरी दूसरा कर रहा है। अल्लाह, बिल्कुल ऐसे गुनाह मेरा है, सॉरी दूसरा कर रहा है। हमें ये जो बिहेवियर है ये अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी को इसकी ज़रूरत भी है, ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी को इसकी ज़रूरत है। ये बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर से। अगर हम इसको ले आए अपनी सोसाइटी के अंदर
तो बहुत सारे हमारे मसाइल जो है वो हल हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अब चलते हैं हम बिलाल डोगर की तरफ और देखते हैं कि बिलाल डोगर इस वक्त कहाँ हैं और किन के साथ ईद मना रहे हैं। तो ओवर टू बिलाल डोगर।